क्या है कलंक फिल्म की कहानी की अंदर की बात, मतलब अंदर, ज्यादा अंदर मत घुसिए, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या भाई, डबल मीनिंग की बात नहीं, तो नो वल्गैरिटी, ओनली फैमिली प्रोग्राम। तो क्या है फिल्म कलंक के अंदर की बात, ठीक है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि कैसे है फिल्म कलंक का कनेक्शन भारत और गदर से। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज स्टूडियोज के आशियाने में। कलंक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये जो फिल्म है इसे प्रोड्यूस किया है फॉक्सस्टार स्टूडियोज ने, धर्मा प्रोडक्शंस ने और नादियाद वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने। और ये फिल्म इस महीने की, मतलब कि अप्रैल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है और सबसे शानदार फिल्म होने वाली है अगर हम अवेंजर्स एंड गेम को साइड रख दें तो। मतलब अवेंजर्स का तो अपना ही मजा है, अपना ही रौब है, तो उसे इससे ना कंपेयर करना मैं लाजमी नहीं समझता। दूसरी चीज ये कि फिल्म का जहां पर ट्रेलर रिलीज हो चुका है तो फिल्म की कहानी के बारे में बहुत कुछ पता लगा है हमें। अगर बहुत सारी चीजें हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, हम अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तो पहली बात कि फिल्म में डायलॉग्स इतने गजब हैं, बिल्कुल ही लाजवाब। पहली बात तो माधुरी दीक्षित का डायलॉग है कि नाजायज मोहब्बत, नाजायज मोहब्बत। ट्रेलर आपने देखा है तो डायलॉग याद होगा, लेकिन मुझे भी याद है। हाँ, नाजायज मोहब्बत का अंजाम तबाही, अक्सर तबाही। हाँ, नाजायज मोहब्बत का अंजाम अक्सर तबाही होता है। मतलब डायलॉग याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। फिर उसके बाद संजय दत्त का डायलॉग है। क्या डायलॉग है? रूप और देव की शादी से दूर रहो जफर, अंजाम बुरा हो। अभी तो फिलहाल मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा क्योंकि मैंने डायलॉग ये बड़े गंदे तरीके से लिया, बट यकीन मानिए संजय दत्त ने डायलॉग बड़े ही गजब तरीके से लिया। और जो संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने जो कैरेक्टराइजेशन दिखाया है फिल्म में वो एकदम लाजवाब है। और इतने सालों बाद जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे तो फिल्म गजब की होगी और फिल्म डेफिनेटली बॉलीवुड में तहलका मचा देगी, इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। अब बात करें फिल्म के सेट की तो क्या भव्य सेट है, क्या म्यूजिक है, आहा गजब का म्यूजिक। फिर उसके बाद सिनेमेटोग्राफी इतनी गजब की, डिजाइनिंग इतनी गजब का, और फिर कहीं ना कहीं मतलब रामलीला से भी फिल्म में कनेक्शन दिखाया गया है। और बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी का प्लॉट दिखाया गया है पाकिस्तान का, जहां तक कि हमें लग रहा है कि पाकिस्तान का प्लॉट है। पाकिस्तान में एक हिंदू परिवार रहता है संजय दत्त का, और संजय दत्त के बेटे हैं आदित्य रॉय कपूर। आदित्य रॉय कपूर की जबरदस्ती शादी करा दी जाती है आलिया भट्ट से, लेकिन आदित्य रॉय कपूर ऑलरेडी शादीशुदा हैं सोनाक्षी सिन्हा के साथ। आलिया भट्ट भी इस शादी से मंजूर, मतलब आलिया भट्ट भी इस शादी से खुश नहीं है, मतलब वो भी थोड़ी दुखी हैं। और फिर आलिया भट्ट की मुलाकात होती है जफर से, यानी कि वरुण धवन से, और फिर उन्हें मोहब्बत हो जाती है वरुण धवन से। लेकिन फिर आता है पार्टीशन का दौर, मतलब कि 1947 का वो दौर जो कि हमारे इतिहास का सबसे खौफनाक दौर रहा है, जब एक मुल्क को दो हिस्सों में बांटा गया था। आज भी अगर हम उस दौर को याद करते हैं तो कभी ना कभी किसी ना किसी की आंख नम हो ही जाती है। ये एक ऐसा दौर था जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मिलकर देखा और जुदा होते हुए। और ज़्यादा सेंटी ना होकर हम इसके बारे में और बताते हैं कि कैसे कलंक का भारत और गदर से कनेक्शन है। तो गदर से तो आप लोग कनेक्शन समझ ही गए होंगे कि गदर में भी पार्टीशन का दौर दिखाया गया था, एक लव स्टोरी थी जो पार्टीशन के दौर में ही दिखाई गई थी, और कलंक भी एक पार्टीशन के दौर में ही लव स्टोरी दिखाई जा रही है। फिर उसके बाद जो फिल्म भारत आने वाली है सलमान खान की, उसमें भी पार्टीशन का दौर दिखाया जाएगा। उसमें तो तकरीबन 70 साल का दौर दिखाया जाएगा एक ही आदमी का, एक तरीके से इंडिया की, भारत की हिस्ट्री को ले जाते हुए एक आदमी के नज़रिए से दिखाया जाएगा। तो जहाँ पर पार्टीशन का दौर भारत में दिखाया जाएगा तो उसी हिसाब से, उसी तरीके से कलंक में भी पार्टीशन का दौर दिखाया जा रहा है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं तब से देशभक्ति पर फिल्में बहुत बन रही हैं। मतलब भारत, फिर ये कलंक में भी पार्टीशन का दौर दिखाया जाएगा तो कहीं ना कहीं देशभक्ति तो इंसान के अंदर जागेगी ही जागेगी। फिर अभी केसरी फिल्म आई थी, फिर अक्षय कुमार की भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जैसे एयरलिफ्ट हो गई, बेबी हो गई, ये सब फिल्में भी देशभक्ति पर बनाई जा रही हैं। फिर रॉ रिलीज होने वाली है, फिर सत्यमेव जयते रिलीज हुई थी। इतनी सारी देशभक्ति फिल्में क्यों? सवाल ये है कि क्या
इन सब फिल्मों को बनाने का, देशभक्ति पर फिल्में बनाने का, या कहीं ना कहीं फिल्मों में देशभक्ति दिखाने का कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि देशभक्ति को दिखाना गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन कारण क्या है कि अचानक से इतनी सारी देशभक्ति की फिल्में बन रही है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो। मैं मानकर चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर ही देंगे, वो फिर वहाँ पर बेल आइकन पर भी क्लिक कर देंगे। और अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने में ऐतराज़ नहीं करेंगे, बल्कि हमें खुशी होगी उसका जवाब देने में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। खुदा हाफिज़।